तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 13.1 प्रायिकता शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि एक सिक्का उछाला। एक सिक्का उछालने पे क्या क्या संभावना हो सकती है। एक सिक्का उछालने पे या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। दो ही संभावनाएं हो सकती हैं एक सिक्का उछालने पर। तो एक सिक्का उछालने पर हेड आता है या टेल आ सकता है। हेड मतलब क्या होता है? हेड मतलब होता है चित और टेल मतलब होता है पट। हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। तो जब एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और दो सिक्के उछालते हैं तो क्या होता है? दो सिक्के उछालने पर देखो, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पर हेड आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल आ सकता है दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है। तो इस तरीके से पूरे 4 संभावनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4। और इसमें कितनी संभावनाएं थी टोटल? इसमें थी 2 संभावनाएं, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। तो एक सिक्का उछालने पर 2 संभावनाएं बनती हैं और 2 सिक्का उछालने पर 4 संभावनाएं बनती हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब सिक्का उछालते हैं, सिक्का अगर उछालते हैं, सिक्का उछाला, सिक्का उछालो तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जितने सिक्के हैं उतनी इस पे पावर आ जाएगी। 2 सिक्के थे, 2 पावर आएगी तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। एक सिक्का था, 2 की पावर 1, कितने परिणाम रहेंगे? 2 ही रहेंगे। 2 एकम 2। 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, तो 4 परिणाम हो गए। अगर 3 सिक्के उछालते हैं इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम 3 सिक्के उछालते हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा यानी 8। तो टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? 8 परिणाम आ सकते हैं टोटल। 3 सिक्के उछालने पर टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? 8 परिणाम आ सकते हैं। 3 सिक्के उछालने पर टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? 8 परिणाम। देखिए कौन कौन से। हेड हेड हेड, या तो ये सकता है, या फिर टेल टेल टेल, तीनों पे टेल टेल आ जाए, या फिर पहले 2 पे हेड आए, अगले पे कितना आ जाए? टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल। इतने परिणाम बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्के उछालने पर टोटल कितने परिणाम बनते हैं? 8 परिणाम बनते हैं, 8 केस होते हैं पूरे। और अब पासे के बारे में देखते हैं, पासे के बारे में क्या होता है। तो पासे में क्या होता है, यदि हमने एक पासा फेंका तो एक पासा फेंकने पर हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? देखो, या तो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो एक पासा फेंकने पर केवल 1 2 3 4 5 6 इतने ही परिणाम आ सकते हैं। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है? 6 की पावर n। यदि अगर एक पासा फेंका तो एक पावर लगेगी 6 एकम 6। तो ये परिणाम। 2 पासे फेंकने पर क्या आ सकता है? ऐसा हो सकता है, देखो 6 की पावर 2 कर लो, कुल कितने परिणाम बन सकते हैं? 36। 2 पासे फेंकने पर, 2 पासे अगर फेंके तो 36 परिणाम बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, इधर देखते हैं। जैसे एक पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2, एक हो गया। पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे पहले पे 1, दूसरे पे 1 और पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 फिर 5, 1 और 6, ये आ गया। उसके बाद पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4 आ सकता है, 2 5 2 6, ये आ गया। अब पहले पे 3 फिर 1 आ सकता है, दूसरे पे 3 दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 3 दूसरे पे भी 3, पहले पे 3 दूसरे पे 4, पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 3 फिर 6 आ सकता है। इसी प्रकार 4 के साथ सब बनेंगे क्रम। 4 1 से लेके कहाँ तक बनेंगे? 4 6 तक। और 5 1 से लेके कहाँ तक बनेंगे? 5 6 तक। और 6 1 से लेके बनेंगे पूरे कहाँ तक? 6 6 तक। इस तरीके के बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एक लाइन में है तो टोटल कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36। तो कुल परिणाम कितने हुए? 36। तो एक पासा फेंकने पर 6 परिणाम बनते हैं और 2 पासे फेंकने पर कुल 36 केस बनते हैं। 36 ये बना के देख लिए कैसे बनते हैं, इस तरीके से। और अगर 3 पासे फेंके मान लो तो 6 की पावर 3,
6 चिंग 36 छिक्का 216। तो कितने केस बनेंगे? अगर 3 पासे फेंके हैं तो 216। 6 की पावर 3, जितने पासे हैं उतनी पावर चलती है, 6 की पावर n होता है। 6 की पावर 3, 6 चिंग 36 छिक्का 216। तो टोटल कितने बनेंगे? 216 केस बनेंगे। अब देखो थैले में से गेंदें, थैले में से गेंदें निकालना। थैले में से गेंदें निकालने का मतलब मान लो एक थैला है, एक थैले में 4 लाल बॉल हैं, 5 काली बॉलें हैं और मान लो 3 है नीली बॉल है। तो उनने कहा नीली गेंद निकालनी है। कौन सी गेंद निकाली? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद निकालने में क्या हो सकता है? नीली गेंद निकालने में ऐसा हो सकता है कि थैले में हाथ डाला और गेंद निकाली, तो जरूरी थोड़ी ना है पहली बार में नीली आ जाए, कोई भी आ सकती है। तो इस प्रकार से कुल परिणाम तो हमारे कितने होंगे? कुल परिणाम होंगे हमारे, कुल परिणाम बटे में आता है कुल परिणाम, ऊपर आते हैं अनुकूल परिणाम। क्या निकालना है? तो नीली गेंदें कितनी है? नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, नीली गेंदें हैं 3, तो वो आ जाएंगी ऊपर और नीचे आएंगी। कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है? हो सकता है लाल बॉल आ जाए पहली बार में, काली बॉल आ जाए दूसरी बार में, काली आ जाए। तो ऐसे हमें कितनी बार कोशिश हो सकता है लास्ट बार में आए तो 4, 5, 9, 9, 3, 12। तो कुल बॉल नीचे आती है और जो बॉल निकालनी है वो ऊपर आएगी। 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो प्रायिकता कितनी है? 1/4। तो थैली से इस प्रकार से गेंद, जो गेंद निकालनी है वो ऊपर आएगी और बटे में आएंगी कुल गेंद है। और फिर कट रहे हैं तो काट दो। तो थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई है 1/4, इस तरीके से। अब चलो ताश के बारे में समझते हैं। ताश, तो बच्चों हम लोग ताश के बारे में जानते हैं। तो ताश क्या होते हैं? कुल पत्ते इसमें, ताश जो होती है ताश की गड्डी, उसके कुल पत्ते होते हैं 52। इसमें कुल पत्ते 52 होते हैं। 52 ताश में कौन कौन से होते हैं? लाल प्रकार के ताश और काले प्रकार के ताश, 2 प्रकार के होते हैं, लाल और काले। लाल प्रकार के जो ताश होते हैं वो पान के और ईंट के होते हैं, और काले प्रकार के जो ताश होते हैं वो चिड़ी के और हुक्म के होते हैं। तो ये, और जो पान के ताश होते हैं वो 13 ताश होते हैं, और ईंट के ताश कितने होते हैं? 13। 13 ही चिड़ी के ताश होते हैं और 13 ही गाय के होते हैं हुक्म के ताश। तो 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। तो टोटल कितने ताश हो गए? 52 ताश। 13 पान के ताश, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के ताश, ये होते हैं। अब 13 में आते कौन कौन से? देखो ये वाले जो है 13, इसमें 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, दुग्गी, तिग्गी, 4, पंजा, 6, इसी प्रकार से 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आता है गुलाम, जो इस तरीके का होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह और का। 13 ताश होगा टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और यही सेम इसमें होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ऐसी सेम इसमें 13 ताश यही होते हैं। 2, 3, 4 यही सब इसमें होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम, बादशाह का। सेम 13 इसमें होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो टोटल देखो पान की ताश कितने हो गए? 13, ईंट की ताश 13, चिड़ी की ताश 13 और हुक्म की ताश 13। तो 13 चौको 52 ताश हो गए। लाल ताश कितने होते हैं? 13 पान के और 13 ईंट के। तो टोटल अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 13 और 13 दूनी 26। तो लाल ताश जो होते हैं वो 26 होते हैं। ऐसे इनको भी जोड़ दिया जाए, 13 चिड़ी के 13 हुक्म के, तो काले ताश जो होते हैं वो भी 26 होते हैं। तो लाल ताश 26 हो गए हमारे, और काले ताश कितने हुए हैं? 26। जिसमें से 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के ताश होते हैं। इस तरीके के ताश होते हैं दोस्तों, पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म के ताश हो गए। तो बच्चों ताश से संबंधित हमें एक एग्जाम्पल दिया है। यह एक 52 ताश की गड्डी से अदरक्षा एक पासा निकाला जाता है। निकाले गए ताश के काला होने की प्रायिकता क्या है? तो फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
अनुकूल प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो जैसे ये पहला वाला प्रश्न है, इसमें लिखा है काला होने की प्रायिकता क्या है, निकाले गए ताश के काला होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए काले ताश कितने होते हैं। काले ताश हमारे पास होते हैं, अभी देखा था पीछे 26, तो 26 प्रकार से ताश निकाल सकते हैं काले ताश, क्योंकि कितने हैं 26 हैं। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास होगा 26 के, हम 26 ताश काले वाले निकाल सकते हैं। और कुल परिणाम यानी कुल ताश कितने हैं 52, तो 52 26/52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2 इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता। जैसे ये दूसरा वाला प्रश्न है इसका, काला इक्का होने की प्रायिकता। तो काले इक्के कितने होते हैं, काले इक्के हमारे पास होते हैं, काले इक्के होते हैं 2, एक तो हुक्म का इक्का और दूसरा चिड़ी का इक्का। तो काले इक्के हमारे पास 2 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम हुए हैं 2। काला इक्का होने की प्रायिकता, कुल कितने ताश हैं, कुल परिणाम 52, तो काट दो, 2 एकम 2, 26 दूनी 52, यानी 2 से 26 बार कट गया और 2 एकम 2, तो 1/26 इसकी प्रायिकता आ गई। ये वाला प्रश्न देखो, इक्का होने की प्रायिकता बताना है। इक्का इक्का कितने होते हैं हमारे पास 4, तो अनुकूल परिणाम तो होगा 4 और कुल परिणाम कितने हैं 52, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 26 बार, तो 26, 2 एकम 2, 2 से 13 बार, तो 1/13 इसकी क्या आ गई है प्रायिकता, 1/13 इक्का होने की प्रायिकता। अगला प्रश्न, निकाला गया पत्ता हुक्म का होने की प्रायिकता। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, मेरे तो ये पता होना चाहिए। हुक्म के पत्ते हमारे पास होते हैं 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। तो हुक्म का निकाला गया पत्ता हुक्म का होने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम तो हमारे पास होगा 13, हुक्म का निकाल सकते हैं। अनुकूल परिणाम होगा 13 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो हुक्म का निकाला गया पत्ता हुक्म का होने की प्रायिकता कितनी आ गई है 1/4। इस तरीके से हमें ताश से संबंधित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों पढ़ना है हमें घटनाओं का बीजगणित। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है, पूरक घटना को हम ए डैश से दर्शाते हैं। अगर ए घटना है तो ए डैश, बी घटना है तो बी डैश से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये होता है ए नहीं, ए डैश का मतलब ए नहीं। जैसे हमें ए डैश निकालना है, ए डैश, तो ए डैश जो हमारा होगा, ए डैश जो हमारा सैम्पल स्पेस एस होता है, सैम्पल स्पेस एस से लिखते हैं, SAMPLE SPACE। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि सैम्पल स्पेस जो होता है उसको एस से दर्शाते हैं। और एस सैम्पल स्पेस में कुल परिणाम आते हैं, इसमें कुल परिणाम। जैसे हमने एक सिक्का उछालने में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, हेड या टेल, तो ये प्रतिदर्श समष्टि एस में आ जाएगा, हेड या टेल। 2 सिक्के उछालने में कुल 4 परिणाम आते हैं, HH, ST, TH या TT। तो ये जो कुल परिणाम होते हैं वो प्रतिदर्श समष्टि यानी सैम्पल स्पेस एस में रखे जाते हैं। अब इसमें क्या है कि ए नहीं, पूरा घटना का मतलब है ए नहीं, यानी ए नहीं मतलब सैम्पल स्पेस में से अगर हम ए को हटा दें, सैम्पल स्पेस में से ए घटना को घटा दें तो हमारे पास ए नहीं आ जाता है, इसको बोलते हैं पूरक घटना। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है घटना ए या बी। घटना ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, जो मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों को मिला के ए यूनियन बी बनता है। जैसे कि यूनियन बी को ग्राफ से समझते हैं, ये है, ये ए है हमारा और ये क्या है बी, ए और बी। तो ए यूनियन बी में ये सब आ जाएगा, मतलब ए भी आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों में है वो सभी होता है, ए यूनियन बी, ये हो गया। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है घटना ए और बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ए और बी में दोनों में उभयनिष्ठ अवयव आते हैं। जैसे ये है, ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, तो इसमें उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, ये वाला, तो इसको बोलेंगे ए और बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो। मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बराबर हमें दिया है 1 2 3 और बी दिया है मान लो हमें
2 3 4 ये है। तो अगर हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो दोनों में मिले 2 और 2, तो ये 2 आ जाएगा, 3 और 3 इसमें मिला, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम इसी से ए यूनियन बी निकालना चाहें, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है जो ए में भी हो और बी में भी हो। देखो ए में 1 है लेकिन बी में नहीं है, लिखना पड़ेगा, 1 आ गया। 2 इसमें है, 2 इसमें है, पुनरावृत्ति करना नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें, तो एक ही बार 2 लिख देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें लिख देंगे। उसके बाद 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो भी लिखना पड़ेगा। तो जो कॉमन होते हैं 2 और 3 कॉमन वाला क्षेत्र ये होता है, ये वाला कॉमन क्षेत्र जो होता है वो ये होता है। देखो ये वाला 2 और 3 जो कॉमन है वो इसमें मिलेगा। अब ए में क्या और है, ए में 1 और है, तो 1 2 3 ये सब ए में आ गए हैं, और बी में क्या आ जाएंगे 2 3 4। तो कॉमन वाला जो क्षेत्र है उसमें जो कॉमन अवयव होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये होता है कॉमन वाला क्षेत्र, जिसको हम एक ही बार लिखते हैं क्योंकि वो इसमें भी है इसमें भी है। और फिर इसको भी कलर कर देंगे, 1 भी मिल गया और 4 भी मिल गया। तो यूनियन का मतलब जो दोनों में है उसको लिखना है और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन मिले केवल उन्हीं को लिखना है। जैसे कि इधर कॉमन मिलते 2 और 3, तो हमने इसको कलर कर दिया, तो इंटरसेक्शन में केवल यही आएगा, इतना सा एरिया। ये इंटरसेक्शन घटना ए और बी होती है। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग है घटना ए किंतु बी नहीं। ए किंतु बी नहीं का मतलब केवल ए हो और बी हो ही ना। घटना ए किंतु बी नहीं का मतलब ये हुआ कि ए तो हो लेकिन बी ना हो। जैसे कि ये है, ये ग्राफ द्वारा समझेंगे। जैसे ये बना दिया हमने, ये ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। 2 बने हुए हैं गोले, एक ए का और बी का। तो ए किंतु बी नहीं, तो ए किंतु बी नहीं में केवल ए आएगा, ये इतना सा। ये माइनस क्षेत्र नहीं आएगा क्योंकि अगर हम ए का ये भी कलर कर देंगे ये वाला, तो फिर वो बी में भी आ जाएगा इधर से। लेकिन इसमें क्या लिखा, ए किंतु बी नहीं। तो ए में जो केवल ए में होगा, जो अभी अब ए में होंगे वो आएंगे ए किंतु बी नहीं में। तो ये हो गया हमारा ए किंतु बी नहीं, बी को छोड़ के बाकी सभी, ये होता है इसका मतलब। अब आती है अगली हेडिंग परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो होती हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे 2 घटनाएं दी हैं, घटना ए व घटना बी। तो इन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इन दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे देखो ग्राफ से समझते हैं, ये है, ये ए घटना है, ये मान लो ये ए है और ये है बी। तो अपवर्जी घटना का मतलब ए अपना अलग ही रहेगा, ए का अलग काम चलेगा इधर, और बी का अपना अलग काम चलेगा। जो कॉमन है वो आएगा ही नहीं। तो ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो गई हैं, दोनों अलग अलग घटनाएं। इनमें कॉमन वाला क्षेत्र कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा, कॉमन वाला कुछ भी नहीं होगा। तो जिन घटनाओं में कुछ कॉमन ना हो उनको क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो ए और बी दोनों घटनाएं कैसी हो गई हैं, ए और बी अपवर्जी घटनाएं हो गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ मिला, ए इंटरसेक्शन बी में तो हमें कुछ नहीं मिला। इंटरसेक्शन बी इसका क्या हो गया, फाई। इंटरसेक्शन बी फाई यानी रिक्त हो गया। तो ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालेंगे तो वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रायिकता भी इसकी कितनी आएगी, 0 आएगी। प्रायिकता इसकी 0 आएगी, रिक्त समुच्चय क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, रिक्त। परस्पर अपवर्जी घटना है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए अपना अलग रहेगा, पी अपना अलग रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, ये है एग्जाम्पल हम लिखते हैं अगर कि घटना ए जो है, घटना ए जो है, जैसे ये लिखा, एक सिक्का उछाला और सिक्के पर चित्त आए, सिक्के पर चित्त आएगा यानी हेड आएगा। और घटना बी दी है हमें, घटना बी जो होगी, घटना बी लिख देंगे, पट आए, सिक्के को उछाला और पट आया, तो इसमें क्या होगा, टेल। तो घटना ए और बी दोनों अलग अलग हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो घटना ए और बी परस्पर कैसी हो गई हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई हैं। तो अगला हमारा है निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं क्या होती हैं, निशेष घटनाएं 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। तो निशेष घटनाएं उनको कहते हैं
जिन घटनाओं को एक साथ मिलाने पर हम पूरा सैंपल स्पेस बना सकते हैं, पूरा सैंपल स्पेस जिन घटनाओं को मिलाकर बन जाए उसको, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, विशेष घटनाएं कहते हैं। जैसे कि मान लो हमें सैंपल स्पेस दिया है, 2 पास से फेंके तो HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा, यानी टेल आएगा। हमें घटना ए दी है, कोई घटना ए जो दी है उसमें केवल हेड है, क्या है, हेड है। घटना कोई बी दी है, घटना बी हमें एक दी है जिसमें हेड टेल और टेल हेड है। और घटना सी जो दी है जिसमें केवल क्या है, टेल है। अगर हम इनको हिंदी में देखो तो ये घटना हो गई दोनों पासों पर चित आए। तो दोनों पासों पर चित आए यानी कि दोनों पे हेड आ गया। इसमें आएगा एक पर चित व एक पर पट आए। तो एक पर चित है, एक पर पट है। इसमें एक पर चित है और एक पर पट है, हेड टेल और टेल हेड। एक पर चित आ गया, एक पर पट, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, या इधर पहले पे हेड है, दूसरे पे टेल। एक पर चित है और एक पर पट है। तीसरी को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पासों पर पट आए। तो ये हमें 3 घटना दी हैं, A, B और C। अगर हम इन तीनों घटनाओं को मिला दें तो हेड आ जाएगा, तीनों घटनाओं को मिलाने पर हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा और C आ जाएगा टेल। ये आ गया। तो ये कुल मिलाकर हमारा सैंपल स्पेस के बराबर ही आ गया, ये आ गया। तो जिन घटनाओं को मिलाने से हमारा सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाए उन घटनाओं को क्या कहते हैं, विशेष घटनाएं कहते हैं। जिनके परिणाम मिलाकर कुल परिणाम के बराबर ही आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, विशेष घटनाएं कहते हैं। तो बच्चों अभी इसमें हमारा एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है, जिससे कि हमें सारे प्रश्नों को हल करना है। जो रह गया है सप्रतिबंध प्रायिकता। जिसमें एक शर्त हमें दी होगी जो कि लागू हो गई होगी। 2 घटनाएं दी होंगी A और B, जिसमें एक घटना निश्चित तौर पर लागू हो गई होगी, दूसरे के घटित होने की प्रायिकता पता नहीं है। तो इस सह प्रतिबंध प्रायिकता को बच्चों हम अगली क्लास में देखेंगे, क्लास नंबर 2 में।